नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक अखाड़े में जुबानी तीरों की बड़ी भूमिका होती है। जुबान से निकला तीर अगर विरोधियों पर सही जाकर लग जाए तो जीत की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही जुबान से निकले गलत बयान अल्फाज बड़ा खेल बिगाड़ देता है। और इस बार लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने ऐसे कई बयान दिए हैं जो विपक्ष को खुद बैकफायर कर गया है। उस बयान पर विपक्ष को नुकसान झेलना पड़ा, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार वाला बयान हो, राहुल गांधी का शक्ति प्रहार वाला बयान हो। इन बयानों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार बना लिया और अब छठे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने फिर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। राहुल गांधी दलित पिछड़ी जातियों के अधिकारों की बात करते हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब बीजेपी ने इस बयान को फिर से लपक लिया है और कांग्रेस पर प्रहार कर रही है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है, या जब आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी, उनकी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में ममता सरकार के एक फैसले को असंवैधानिक बता दिया है। कोर्ट ने 2010 के बाद बनाई गई सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। इसके चलते पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो सकते हैं। हालांकि 2010 में उससे पहले घोषित ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य रहेगा, लेकिन चुनाव के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगी और बीजेपी इस फैसले के बहाने ममता बनर्जी से लेकर विपक्षी दलों पर सवाल उठा रही है। आखिर क्या है कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला और क्यों मचा है इस पर सियासी घमासान, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों में भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाया रहने वाला है। बंगाल की 17 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें ज्यादातर पिछली बार टीएमसी जीती थी और अब ओबीसी लिस्ट पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के इस कानून को 2012 में अदालत में चुनौती दी गई। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मार्च 2010 से मई 2012 के बीच जिन 42 वर्गों को ओबीसी में जोड़ा गया था वो अवैध है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह फैसला चुनाव में वोटों पर असर डालेगा और पश्चिम बंगाल में क्या है जातिगत समीकरण, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। छठे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 2 दिन बाद अब छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। जैसे जैसे एक एक फेज की वोटिंग खत्म होती जा रही है, यह चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी पिच पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही स्कोर करने में लगातार जुटे हैं। दोनों पक्षों का मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा गोल कर 2024 की जंग को जीतना। लेकिन जीत की हड़बड़ी में विपक्ष ऐसी गलतियां भी कर रहा है जो उससे महंगी पड़ रही हैं।
2024 के चुनाव की शुरुआत से आखिरी दौर तक विपक्ष ने न सिर्फ न जाने कितने ऐसे गोल किए हैं जो सेल्फ गोल हो गया, यानी विपक्ष का अपना ही बयान बैकफायर हो गया। चाहे लालू प्रसाद यादव का मोदी पर परिवार वाला बयान हो, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान हो, बीजेपी ने विपक्ष के सभी प्रहार को अपना हथियार बनाया, ऐसा वार किया कि विपक्ष को उसी का बयान पलट कर लगा। अब छठे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने सरकार के कामकाज को लेकर एक बयान दिया था और पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते राहुल गांधी ने कहा कि वो सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है इसकी उन्हें पूरी समझ है, सिस्टम पिछड़ी जातियों के खिलाफ है। यह बताकर राहुल गांधी ने अपने ही सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिस्टम को लेकर राहुल गांधी की ये समझ खुद को दूसरे नेताओं से अलग दिखने की कोशिश है या सेल्फ गोल, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी ने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को फुल टॉस फेंक दिया है, नो बॉल दे दी है। और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह इस पर भी फुल टॉस करने पर छक्का मारने की कोई गलती नहीं करते। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले राहुल गांधी का वो सिस्टम वाला बयान सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पलटवार किया है वो सुनना भी बहुत जरूरी है। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, साल 2024 के चुनाव में राहुल गांधी मुसलमानों के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी को साधने की लगातार कोशिश करने में लगे हैं। कभी वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, कभी वो बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जोर जोर से सरकारी नौकरियों और बड़े स्तर पर नौकरशाही में इन तबकों को भागीदारी पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी लगातार अमीर गरीब की बढ़ती खाई पर सवाल उठाते हैं। मैं आपको राहुल गांधी का एक और बयान सुनवाना चाहता हूं। राहुल गांधी बार बार अमीर गरीबों की बात करते हैं और किस तरीके से इसको लेते हैं राजनीतिक के लोग। आप खुद राहुल गांधी के इस बयान को समझिए। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे?
वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक तरफ राहुल गांधी इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहकर पलटवार कर रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देने की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के एजेंडे पर बीजेपी ने किस तरीके से वार किया है वो आपको समझाना चाहता हूं। राष्ट्र की आवाज के जरिए समझिए, कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा है जातीय जनगणना कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब देते हुए कहा कांग्रेस समाज को बांट रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, तो बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण मुस्लिमों को दे रही है। कांग्रेस के एजेंडे में अल्पसंख्यकों की आर्थिक सशक्तिकरण को बीजेपी पर आरोप है कि मंगलसूत्र घर मुस्लिमों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया कि शहजादे ने सच स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम पिछली जातियों के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ बोलते हुए सच्चाई जुबान पर आ जाती है। यह वार पलटवार हो रहा है। आखिरी 2 चरण का चुनाव बचा है। ऐसे में राहुल गांधी का यह ताजा बयान एक बार फिर से सियासी नफा नुकसान के लिहाज से देखा जाने लगा है। अब इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है यह तो बाद में पता चलेगा, 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन विपक्ष का इस चुनाव में इस तरीके से बयानों की लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिस बयान के बाद खूब घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के बड़े नेताओं का बयान बैकफायर कर गया। बीजेपी ने उस बयान को तुरंत लपक लिया, उसे अपना हथियार बनाकर पूरे चुनाव में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मैं विपक्ष के नेताओं को वो 5 गोल दिखाना चाहता हूं जो सेल्फ गोल साबित कर, स्क्रीन के जरिए समझिए। गोल नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव ने नो फैमिली वाला तंज कसा। इसके अलावा दूसरा, राहुल गांधी का शक्ति से लड़ने वाला बयान बहुत मशहूर हुआ। आपको याद होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शिव वर्सेस राम वाला बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, और इसके बाद रही सही कसर सैम पित्रोदा ने पूरी कर दी। सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला बयान को लेकर खूब हो हल्ला मचा, और इसके बाद भी एक और बयान सैम पित्रोदा ने दिया रंगभेद वाला, जिसकी लगातार चुनाव में चर्चा होती रही। ये सारे विपक्ष के बड़े नेताओं के वो बयान हैं जिस पर चुनाव में खूब घमासान मचा, और विपक्ष को, बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इसका फायदा कौन सी पार्टी को होगा, किसको नुकसान होगा, यह कुछ दिनों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 4 जून बेहद नजदीक है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। हिंदुस्तान में अब सिर्फ 2 चरण का चुनाव बाकी है, और इस बीच बंगाल से कैसी खबर आई कि 2024 का बाकी का खेल बिगड़ गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहने लगी कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी। लेकिन सवाल है कि कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुना दिया, पश्चिम बंगाल में बवाल मच गया, बवाल शुरू हो गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का वो फैसला आपको बताना चाहता हूं कि जिस फैसले पर कलकत्ता में, बंगाल में हंगामा मचा हुआ है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने दिए हैं। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 77 वर्गों को ओबीसी के तौर पर रूप में डाला गया और उन्हें वोट बैंक से रूप में शामिल किया गया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 8 फरवरी 2010 को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह छपा गया था कि सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है और इसके बाद 6 महीने के भीतर आयोग ने 42 वर्गों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की है। 42 में से 41 समुदाय मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के इस फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पर पश्चिम बंगाल में पड़ने वाला है। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब हुआ कि साल 2010 से 2024 के बीच जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो अब मान्य नहीं होंगे। कोर्ट ने ओबीसी की नई सूची बनाने का आदेश दिया है और जिन लोगों को इस दौरान ओबीसी आरक्षण के जरिए नौकरी मिल चुकी है उन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस फैसले का सियासत में असर हो चुका है। इस फैसले के तुरंत बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगी, हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी और भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को हाथों हाथ लपक लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला किया है। मैं आपको ममता बनर्जी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए ममता बनर्जी इस फैसले को लेकर क्या कुछ कह रही हैं और इसके जवाब में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर किस तरीके से हमला किया है, आप सुनिए। আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে, কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में पहले से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से बीजेपी के हमले टीएमसी से लेकर विपक्षी गठबंधन पर तेज हो गए। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए ये दोनों बड़े नेता किस तरीके से इस आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो
और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि फैसला ऐसे वक्त में आया जब 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। अगले 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह मुद्दा बीजेपी को बैठे बिठाए मिल गया। अब बाकी के जो बचे 2 चरण हैं, बीजेपी से लेकर लगातार कोशिश करेगी घेरने की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओबीसी लिस्ट की जो लिस्ट को लेकर आया फैसला वोटों पर असर डालेगा? कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित होगा। जो ओबीसी के दायरे में आ गया था, ओबीसी प्रमाण पत्र ना होने से ये लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इससे नाराजगी तो जरूर होगी, लेकिन ममता दीदी ये कहकर सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगी कि कोर्ट ने ऐसा किया है। ममता दीदी इस फैसले के लिए अभी से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने लगी हैं, क्योंकि ममता दीदी राजनीति की बहुत माहिर खिलाड़ी है और उनको पता है कि उनको सियासत किस तरीके से करनी है, और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रही है। चुनाव में इसका असर कितना होगा, ये जानने से पहले बंगाल में हिंदू मुस्लिम आबादी को समझना भी जरूरी है। मैं आपको पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों की आबादी और जाति कितनी है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। समझिए, पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में अब तक 180 जातियां रही हैं, जिनमें 118 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। बीजेपी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। साल 2011 से पहले बंगाल में 108 जातियां थीं। इसमें मुस्लिमों की 53, हिंदुओं की 55 थी। इसके बाद ममता सरकार ने 72 नई जातियों की लिस्ट को ओबीसी में शामिल कर दिया, जिसमें अब 65 जातियां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, तो हिंदू आबादी 70% है और मुसलमानों की आबादी 27% है। मुस्लिम टीएमसी के पक्के वोटर माने जाते हैं। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय के लिए योजनाएं, सुविधाएं, ओबीसी सर्टिफिकेट वाला यह फैसला माना जाता है। और चुनाव के लिहाज से देखें तो 17 लोकसभा सीटों पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 42 लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर मुस्लिम समुदाय की पश्चिम बंगाल में अहम भूमिका रहती है। और पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जिस तरीके से प्रदर्शन सामने आया, उसके लिए ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स को जिम्मेदार माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के हमले लगातार जारी रखे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी को सुविधाएं देने का आरोप उन पर लगता रहा है। अब कोर्ट ने ही सरकार की मंशा पर फटकार लगा दी, तब तो बीजेपी का आक्रामक होना लाजमी है। बंगाल में अब सिर्फ 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा की लड़ाई है, जिसकी शुरुआत अभी से भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी अभी से ही विधानसभा चुनाव के मैदान को पूरी तरीके से तैयार करने में लग गई है, क्योंकि जितना असर पिछले विधानसभा में हुआ, अब उनकी कोशिश है कि ममता दीदी को सत्ता से बाहर करे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ही पूरी तरीके से कमर कस ली है और रही सही कसर कुछ टाइम के बाद से शुरू कर दी जाएगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी बड़ा।